नारी शक्ति या महिला शक्ति के बारे में जो बहुत बड़ा व्याख्यान दिया, उसके बारे में आज हम श्रीमती जागृति राही साहबा और श्रीमती उल्का महाजन साहबा से बात करेंगे। जागृति जी जो है वो प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से आती हैं और उल्का महाजन बम्बई से हैं। उन्होंने उस भाषण को सुना जो कि राहुल गांधी ने यहाँ पर दिया और जिसके ऊपर हंगामा खड़ा हुआ है। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहला प्रश्न श्रीमती उल्का महाजन से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो शक्ति शब्द का उपयोग किया, वो किस संदर्भ में था और प्रधानमंत्री ने उसका क्या अर्थ लिया, इसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सलीम जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं रायगढ़ जिले में बेस्ड हूँ और वहाँ पे काम करती हूँ। ये जरूर भाषण मैंने आज शिवाजी चौक शिवाजी पार्क में जो सभा हुई उसमें सुना और राहुल गांधी उस शक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो आज नीतियों को प्रभावित कर रही है और समाज के हर स्तर में जो दबंग नीतियां कुचल रही है यहाँ की पूरी सभ्यता को, यहाँ के मजदूर, किसान और जो भी मेहनत कश समूह है, उनकी ताकत, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए निर्णयों की निर्णय लेने की क्षमता, इन सब पर आज जो एक प्रेशर है, एक दबाव है, और वो दबाव इन पूंजीवादी ताकतों का है और वो बहुत दबंग तरीके से सामने आ रही है। और उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन शक्तियों का एक मुखौटा है, तो एक मास्क की तरह वो काम कर रहे हैं और उनका सारा काम और नीतियां उसी शक्तियों द्वारा प्रभावित है। तो शक्ति का मतलब किसी धार्मिक देवता से नहीं था। शक्ति तो एक आम यानी इस तरह से ताकत, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उन ताकतों का प्रधानमंत्री मोदी मुखौटा है, ये उनका कहना था। उसको मरोड़ कर, उसको तोड़ कर, उसको मैनिपुलेट करके और वो लगातार अपने प्रधानमंत्री करते आए हैं। और क्योंकि एक अहम विपक्ष की शक्ति कांग्रेस है और राहुल गांधी जी को जिस तरह की मान्यता मिल रही है पूरे देश में, और भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद आम जनता में उनकी जो इमेज बनी है उसको तोड़ने का, उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, ये बिल्कुल साफ है। और उसको तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करने के लिए ही कोई एक छोटा सा एक मिले, एक शब्द मिले जिसको मैनिपुलेट करके पूरा संघ परिवार, भाजपा की आईटी सेल और खुद प्रधानमंत्री टूट पड़ते हैं। और उन्होंने लगातार पिछले दौर में किया है और यही बात उन्होंने इस बार भी कही। और कुछ नहीं मिला तो उस वर्ड पर वो टूट पड़े, लेकिन राहुल गांधी का मतलब जो सुनने वाले थे उनको भी साफ साफ समझ में आया कि उन्हीं ताकतों की बात करते हैं जो दबंग ताकतें, दबंग शक्तियां इसके पीछे। हम राही साहबा की तरफ चलते हैं जो प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र से आती हैं, वाराणसी से आती हैं जी। तो अभी पिछले दिनों वाराणसी में महिलाओं के उत्पीड़न की एक बहुत बड़ी घटना घटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो छात्रा थी उसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उन लोगों ने बहुत दिनों तक जो है वो प्रोटेस्ट भी किया और वो एबीवीपी के लोग निकले और उनका मध्य प्रदेश में उपयोग भी किया गया था, इस तरह की बातें भी आई। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र में जो छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था उसके लिए क्या किया, जरा ये बता दीजिए। उसके लिए मैं बता दूं कि उन लड़कों का वो एबीवीपी के तो थे, उसके बाद वो उनके
मीडिया सेल के प्रभारी हैं, वो जिला अध्यक्ष है मीडिया सेल बीजेपी के, और उनकी फोटोज और उनका कनेक्शन जो है यहाँ के सारे बड़े नेताओं से है। उनके फोटोज आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर और यहाँ के विधायक जो हैं उनके तक के साथ है, और वो क्लोज कनेक्शन में थे। और उन लोगों ने मतलब कोई सोच नहीं सकता बीएचयू के कैंपस के अंदर आईआईटी की स्टूडेंट जो साउथ से है और दलित छात्रा है, उसके साथ इन्होंने वो अपने दोस्त के साथ रात में पढ़ने के बाद, लाइब्रेरी में लड़कियां पढ़ती हैं, जा रही थी कहीं, और उसको घेर कर मतलब पिस्तौल के नोक पर ले जाकर उस लड़के को भगाकर उन्होंने रेप किया। और उस लड़की के बाद जो है उसको जब मतलब उस लड़के ने जाकर के शोर किया तो उसके बाद वो भाग गए छोड़ करके उसको। उस घटना में सीसीटीवी में सारी चीजें 2 दिन के अंदर पुलिस को सब कुछ पता था। वो लड़की को तारीफ करनी चाहिए कि वो डरी नहीं और कंप्लेन किया उसने, और उसके बाद उस लड़की के मतलब पहचान पर ये लोग पुलिस वाले सब जानते थे, लेकिन यहाँ के विधायक के प्रोटेक्शन में उन लड़कों को मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए भेज दिया गया। और 2 महीने तक वो जो है आराम से घूम रहे थे खुलेआम। इतना बड़ा प्रदर्शन बीएचयू में हुआ, लड़कियां स्टूडेंट सारे धरना पे बैठ गए। उसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश हुई कि आईआईटी को बीएचयू से अलग कर दे और इस कैंपस को अलग कर दे और आपस में लड़ा दें। और उसके बावजूद जो बच्चे, सबसे खतरनाक बात यह है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है विरोध कर रहे थे इस घटना का और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उन बच्चों के ऊपर दलित उत्पीड़न का केस लाद दिया गया। ये हुआ है बनारस में। और उसके बाद जब फिर भी वो लड़की नहीं झुकी है, नहीं मैनिपुलेट हो पाई है, तब मजबूरन इन लोगों को, उन लड़कों को गिरफ्तार करना पड़ा है, और गिरफ्तार करके पूरी सुरक्षा में जल्दी से जेल पहुंचाए हैं चुपचाप से, कि कहीं पब्लिक का गुस्सा ना फेस करना पड़े। तो एक तरफ बलात्कारियों को, बिल्किस बानो का हो या कठुआ का हो, उसको सम्मान दिलाया जाता है इनकी पार्टी के लोगों के द्वारा, बुला करके बाकायदे जुलूस निकाला जाता है, और दूसरी तरफ रेप के आरोपी बच्चों को, लड़कों को निकाल करके आराम से प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये कोई पहला केस नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि वो चाहे राम रहीम का मामला हो, जिसको चुनाव प्रचार के लिए और मैक्सिमम टाइम अभी तक शायद किसी को नहीं मिली होगी, पैरोल पे छोड़ा जाता है, जो कि एक्यूज्ड नहीं है, जो साबित हो चुका है और सजा काट रहा है, ऐसे बंदे को भी चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में और तमाम चुनाव, अभी हरियाणा में चुनाव में उसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके फॉलोवर्स हैं। तो इस किस्म का, फिर चिन्मयानंद का मामला हो, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सेंगर का मामला हो, या ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला लेटेस्ट अभी कल ही हुआ है कि फिर उसके बंदे को ही ओलंपिक संघ का जिम्मा दे दिया गया है। तो ये एक पूरा नैरेटिव अगर आप चाहें तो ये बनता है, जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी है, जिसमें इन्होंने लगातार रेप के आरोपियों को, महिलाओं पे अत्याचार करने वालों को प्रोटेक्शन दिया है। और ये बिल्कुल समझना चाहिए महिलाओं को। आप देखिएगा मणिपुर के मामले में भी यही है कि मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है वो एकदम राज्य प्रायोजित हिंसा है। तो ये विघटन का जो इनका इतिहास है, आप उसमें गुजरात दंगों को नहीं भूलना चाहिए। तीस्ता से तलवार क्यों झेल रही है? क्योंकि वो एक सांसद की हत्या का केस जो है उनकी पत्नी के साथ मिलकर देख रही हैं और तमाम लोगों को न्याय दिलाने का कोशिश कर रही हैं। और बदले में क्या हो रहा है, उनपे भी केस हो रहे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, और साथ में उस मामले में आज तक न्याय नहीं मिला है। मैं एहसान जाफरी की बात कर रही हूँ और उसकी पत्नी की बात कर रही हूँ। तो ये तो इतिहास है, और आप ये क्यों नहीं समझ में आना चाहिए लोगों को? पता नहीं, महिलाओं को खासकर समझ में आना चाहिए। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि 5 किलो राशन पे महिलाएं वोट दे देती हैं, लेकिन ये सोचना की बात है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा, निर्भया कांड को का मुद्दा बना करके उस वक्त एक केस के बाद पूरी सरकार को डिफेम किया गया था, जिस मामले में उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, इतना कड़ा कानून आया जिसके वजह से जो है आज कोई थोड़ा लोगों में डर होता है। वो सारी प्रक्रियाएं, विशाखा गाइडलाइन हुई, ये सारा जो जिन लोगों ने किया उनको पूरी तरह डिफेम किया गया। कांग्रेस की बात कर रही हूँ। और आज वो पार्टी जो अपने जिसके जो पुरोधा हैं, जो उसके थिंक टैंक हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं
कि रेप जो है वो मुसलमानों की औरतों के साथ कब्र से निकाल कर होना चाहिए और ये हमारा एक लड़ाई का हथियार है। इस किस्म से महिला के शरीर को वो दंगे का जो है वो सबसे आसान मैदान बनाते हैं। ये इनका सिद्धांत है जहां पर जिस तरह से। दूसरा एक उससे भी अलग बात कर रही हूँ कि यहाँ पे बनारस में मैं चूंकि बुनकरों के बीच में और अल्पसंख्यक समुदाय में ही काम करती रही हूँ, तो मैंने देखा है कि विशाल भारत संस्थान टाइप की संस्थाएं हैं जो इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इन्होंने भी बना रखा है, और वो लोग घूम घूम कर गरीब और बेसहारा मुस्लिम औरतों को पकड़कर उनको कोई सिलाई मशीन देके या किसी तरह से बहला फुसला के और ले आकर यहाँ लगातार अखबार में खबरें आती है। उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, कभी राम मंदिर में ले जाएंगे, कभी ये दिखाएंगे कि हमारे साथ तो मुस्लिम औरतें बहुत हैं, और 3 तलाक का मामला हो या सब मामले में वो खुद को मुस्लिम औरतों की हितैषी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये डबल गेम चलता है इस तरह का, और मैं बिल्कुल ये यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी मौका मिला मैं महिला आंदोलन से जुड़कर या महिला दिवस के मामले में जब भी गई हूँ, जहां मैंने लोगों को चेताया है कि इनकी महिलाओं को लेकर सोच बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावनी है, और वो बिल्कुल मानते हैं कि महिलाओं को घर के अंदर ही बंद होना चाहिए। वो जो भी कामकाजी महिला या आंदोलनकारी महिला, आप देख लीजिए उसके बारे में इनकी राय क्या है। वो आपको जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तभी समझ में आया कि महिलाएं अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और इस एक देश के एक जिसको वो गलत कानून मानती हैं उसके विरोध के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उतरी, और उनके बारे में इन्होंने किस तरह की बातें फैलाई, ये पैसे लेके आ रही हैं और बिरयानी खा रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही है, घटिया बातें करना। बुजुर्ग महिलाएं थी वहां पे, कोई सम्मान की, इनको महिला सम्मान की चिंता नहीं है। मुझे ये बहुत ही अजीब हास्यास्पद लगता है जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री कि मैं महिलाओं के लिए शक्ति को मानता हूँ और सम्मान करता हूँ और मैं जान दे दूंगा, और नौटंकी के सिवा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपके कर्तव्यों में, काम में 10 साल में हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। हम जानते हैं गुजरात में किस तरह के मामले हुए हैं। मेरी ननिहाल है गुजरात में, मेरी माँ गुजरात से है, तो मैं अच्छी तरह गुजरात दंगों को बहुत करीब से मैंने देखा है। मेरे पिताजी शांति सैनिक के रूप में वहां जाकर काम कर रहे थे और मैंने खुद देखा, उनके एक्सीडेंट हुआ, कराया गया, उनकी आंख चली गई इसमें। तो हमने बहुत करीब से गुजरात दंगों को देखा है, और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जब भी हिंसा हुई है, जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, वहां महिला को सबसे पहले शिकार बनाया जाता है, और वहां कहीं ना कहीं इनके समर्थक या इनकी तमाम जो और तमाम संगठन है जो आरएसएस से जुड़े हुए, उन लोगों का कहीं ना कहीं उसमें रोल जरूर होता है। तो इसलिए ये दावा तो बिल्कुल ना करें प्रधानमंत्री जी कि वो महिलाओं के लिए बड़े चिंतित हैं और महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, और ये है तो महिलाओं के लिए अगर संवेदनशील है तो महिलाओं की कोई जाति नहीं होता, न कोई धर्म की पहचान होती है। महिला महिला होती है, और महिला की सुरक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आपको कड़ाई से बोलना चाहिए था। फिर आपकी पार्टी के और आपके गृह मंत्री कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्टों को पहले छोड़ने की बात कर सकते हैं? वो अगर कोर्ट की प्रक्रिया से छूट जाते 14 साल सजा झेलने के बाद, कोई बात नहीं थी। आप लोगों ने उनको छूटने के लिए पूरी रास्ता दिया और पूरी मदद की, ये कैसे एक्सेप्टेड हो सकता है? आप ऐसे पद पे बैठकर ऐसा काम कैसे करवा सकते हैं? और आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं महिलाओं के साथ जब भी कोई हिंसा हुई। आपने क्यों नहीं उन महिला विनय फोगाट को आप बोलते थे कि आपकी बेटी जैसी है, आपके घर की लड़की है, तो फिर वो जब रो रही थी और कह रही थी तब आपने उस सांसद को क्यों नहीं पूछा बुलाकर सवाल सबके सामने? आपकी चुप्पी बताती है कि आप कभी महिलाओं के मामले में कभी खुल करके सामने उनका पक्ष लेकर नहीं खड़े हुए हैं, कभी पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा आपका सिद्धांत है जिसमें आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? आपके, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई नैतिक आधार रह गया है, कोई नैतिक शक्ति रह गई है जिसके आधार पे वो महिलाओं के हित की बात करें। और महिलाओं की, अगर इतनी महिलाओं की चिंता है तो महिलाओं को मिलने वाला रेलवे में जो छूट थी वो क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया आपने? छोटे छोटे बच्चे जो महिलाओं के साथ जाते थे उन तक के लिए जो है आप पैसा वसूली कर रहे हैं, और जो आपने वसूली गैंग चला रखा है, दवाइयों के नाम पे आप वसूली कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आप वसूली कर रहे हैं कोरोना काल में, और आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। नैतिकता के बिना कौन सी शक्ति होती है? कोई शक्ति जो है ईमानदारी के बिना नहीं होती। आप पूरी तरह भ्रष्ट और बेईमान साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अगर आपके अंदर नैतिकता होती तो आप इस्तीफा दे देते। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल ही मानती हूँ कि इनका
जो भी कुछ है सब ड्रामा है और लोगों का ध्यान भटकाने के बारे में राहुल गांधी स्पष्ट बोलते हैं कि फुल टाइम इनका एक ही काम है और वो है जनता को भरमाना और झूठे मामलों में फंसाना, उसका ध्यान डाइवर्ट करना। उसके लिए वो धर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, वो जाति का भी इस्तेमाल करेंगे, वो हर तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और अभी भी वो वही कर रहे हैं। धन्यवाद। हम तेलंगाना चलते हैं, जहां पर के प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया था और वहां से हमारे साथ खालिदा परवीन साहबा जो कि हैदराबाद में रहती हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं उन विषयों के बारे में जिनका कि अभी जागृति जी जिक्र कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात दंगों के लिए इतिहास में लिखे जा चुके हैं और इतिहास में उनका नाम जो है उससे जुड़ चुका है। तो अभी उन्होंने बताया कि वहां पर जो है वो बिल्किस बानो का मामला हुआ और जिन लोगों ने वो अत्याचार किया था उनको इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए छोड़ा दिया। उससे पहले जो है वो इशरत जहां का इनकाउंटर कराया इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए। कौसर बीबी जो कि सोहराबुद्दीन की बीवी थी उनका मर्डर करवाया इन्होंने और ज़किया जाफरी के लिए जो लड़ रही थी तीस्ता से तलवार, उनको इन्होंने इतना हैरेस किया और इतना परेशान किया, उनके ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री की जो है वो हत्या तक का जो है वो इल्जाम लगा दिया। तो ये जो पूरा खेल है महिलाओं के साथ मोदी सरकार का, इसको खालिदा परवीन साहबा कैसे देखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपके इस माध्यम में मुझे भी बुलाया। आपके इस माध्यम के थ्रू मैं अपना विचार स्पष्ट करूंगी। माफी चाहती हूँ, हिंदी में शायद मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ तो थोड़ा सा उर्दू ही उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो उर्दू में बोल सकते हैं आप, सब समझ। हाँ ठीक है, शुक्रिया। देखिए, जब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो किसी को पता नहीं था वो इलेक्शन के चुनाव के टाइम पर जुमलेबाजी करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने 15 लाख कहाँ चले गए, तो बोले वो तो जुमला है। जब तक पता चला कि ये इलेक्शन जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, मतलब बहुत अपने करना कुछ होता है, कहना कुछ होता है, ये समझ आ गया था। लेकिन इतना गिर सकते हैं, इतना कुछ बोल सकते हैं, ये अब तक बहुत कुछ समझ आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद किस हद तक, किस दर्जे तक गिर सकते हैं, ये समझ आ गया। अब ये दोनों के बीच में कि हम अगर एनालिसिस करके देखते हैं तो कौन सा ऐसा किस सेक्शन के साथ इन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की? क्या कभी किसी वक्त, किसी एक लम्हा इन्होंने ईमानदारी के साथ उस कुर्सी में बैठे क्या? ये हमको नहीं लगता कि कभी नहीं बैठे। इनका मकसद ही कुछ और था, हमने उनका मकसद कुछ और समझ लिया, इसलिए हमको दिक्कत है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं, वरना तो उनको महिला के ऊपर उनका क्या रिस्पेक्ट रहा। खुद अपने पत्नी के लिए उन्होंने क्या सोचा था? अपने, चलो ठीक है, पत्नी के लिए तो उन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति में आने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिए जाए। लेकिन उनके वालिदा मोहतरमा जो जब नोटबंदी के वक्त उन वालिदा मोहतरमा के उस उम्र में लाइन में खड़ा कर दिए थे, प्रधानमंत्री थे। क्या ऐसे होते हैं क्या? तो वो लेडी नहीं थी क्या? वो खातून नहीं थी क्या? तो ये अपने परिवार के जुड़े हुए अपने उस फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ही इंसाफ नहीं कर सकते, उनके दर्द महसूस नहीं कर सकते, उनके लिए फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो आप और हम क्या चीज है कि पूरे देश की महिलाएं क्या मान रखते? सिर्फ जुमला है, जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। अब रही बात, हम जनाब ज़किया जाफरी साहबा जो अभी तक डर रही, इतने उम्र दराज हो गई है कि वो अपने पति के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही, गोहर बचा रही है, लेकिन कभी किसी वक्त उनका अपना गुजरात उनका अपना देश है, मतलब अपना वो स्टेट है, उस स्टेट के एक अंदर महिला पीड़ित होकर आवाज लगा रही। कभी उन्होंने देखा, सोचा उनके बारे में, उनका दर्द महसूस किया? तो दूसरे महिलाओं के बारे में क्या करेंगे? कि अब जहां कि इनके रास्ते में, इनके अपने फायदे के लिए चाहे कोई कुछ करे ना करे, ये मुजरिम साबित करते हैं। मुजरिम साबित अगर करने से पहले उनको दुनिया से उठा देते हैं। इसके मिसाल तो हमारे सामने है। सोहराबुद्दीन के बीवी के साथ भी ऐसी की है। हर किसी के, मतलब जो भी जिनके ऊपर, जिन लाश के ऊपर चल के अपना खत बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वो ढाल देते हैं।
आज हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अगर इनको नेक्स्ट ये सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे अपनी जिंदगी भी खतरे में है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई बात उठाए, कि इनके जी हुजूरी करने वालों के साथ ही ये जो मुंडी झुका के बैठते उनके कैबिनेट में उनको मंत्री बना लेते, उनको सांसद बना लेते, उनको असेंबली में बिठा लेते, वरना इनसे सवाल करने वालों के लिए चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ वो भला नहीं करते, भला के बारे में सोचेंगे नहीं। अब रही बात पूरे महिलाओं के बारे में, वो बोल रही कि मैं जान दे दूंगा, जान लगा दूंगा। आपके जान किसको चाहिए? आपके जान आपके पास ही रखो। हम अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, हमको रेस्पेक्ट के लिए बात कर रहे हैं कि लड़कियां धरने पे बैठी हैं कि हमारा जो है रेप अटेम्प्ट हुआ है, हमारा सेक्सुअल असल्ट हुआ है, कि पूरे दुनिया के लोग अटेंटिव हो गए, उनकी तरफ जाके बात करने लगे, कि किसी दिन उनको फुर्सत नहीं मिली कि उनके बारे में पूछे क्या हुआ। सबसे ज्यादा शर्मनाक वाकया जो मणिपुर का, आपने मेरे से पहले मेरी बहन ने भी बताया, मणिपुर में इतना सब कांड हुआ कि वहां पर इंसानियत शर्मसार हो गई, पूरे हिंदुस्तान सर झुका के बैठी थी कि इस तरह के हमने कभी हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं था, ना हमने देखा, शायद आगे नहीं भी होगा, नहीं भी होना चाहिए कि ऐसा वाकया हुआ। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से उन महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं आई कि वो महिला अलग है और दूसरी महिला अलग है। मुंबई में बात करेंगे तो मुंबई की महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए जान दे दूंगा, वहां जाके वहां जान देने के लिए नहीं है क्या? कि किसी महिला के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। खुद अपने कैबिनेट में रहने वाले खवातीन के लिए भी उनके पास रिस्पेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा लेडी है जो रिस्पेक्टफुली वहां पे जाके आ सकती है? नहीं, हो ही नहीं सकता। इनके पास वो मॉरल वैल्यूज ही नहीं है। तो लिहाजा पूरे देश के महिलाओं को उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ। ये झूठ है, जुमले पे जुमला है, इस पे हमको आना नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी के उस स्पीच को काउंटर करने के लिए लेके आए हैं। राहुल गांधी के उस स्पीच को तोड़ मरोड़ कर उनको काउंटर करने के लिए लेके आए, जबकि वो शक्ति किसी और बारे में बात करते हैं, शक्ति किसी और जगह जोड़ दिए, सिर्फ जो है ना उनको डाइवर्ट करने के लिए उस स्पीच को तोड़ मरोड़ कर इस तरह लेके आने के लिए, वरना तो इनके लिए वो जुमला ही है सब कुछ। अब रही बिल्किस बानो के सेकेंड टाइम जब पूरे जो रेपिस्ट को जब रिहा कर दिए थे, उसके बाद मैं मुलाकात करने के लिए गई थी। वहां पर उनके फैमिली के साथ कैसा, उस वक्त उनके फैमिली, हस्बैंड एक तरफ, वाइफ एक तरफ, बड़ी बच्ची एक तरफ, बाकी बच्चे एक तरफ, 4 टुकड़ों में फैमिली रह गई थी। उनके फैमिली में कितना इफेक्ट पड़ा होगा। जब जजमेंट उनका उम्र कैद और सजा होने के बाद उनको बाहर लेके आना, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छा समझ बाहर लेके आना, इतना ही नहीं है बल्कि सोशल मीडिया में इतना कुछ उनको उठाया गया, तिलक लगा रहे हैं, कोई फूल माला फैला रहे हैं, कोई स्वीट बांट रहे हैं, कुछ ये इनको नजर नहीं आया, समझ नहीं आया। एक महिला, वो भी प्रेग्नेंट वुमन के साथ इतना सब कुछ हो सकता है इस देश के अंदर, और कहते हैं कि हम जो ना विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। विश्वगुरु ऐसे बनते हैं क्या? कि हम क्या बेवकूफ समझ रहे क्या यहाँ बैठने वाले महिलाओं को? ऐसे सवाल करने वाले बहुत आगे हैं। अब के शायद मैं समझती हूँ कि ये जवाब इनको जबरदस्त जवाब मिलने वाला है कि अब के बार 400 पार नहीं, अब के बार 50 के आसपास खत्म, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनके जिस्म में का एक एक तार को निकाल कर नंगा कर दिया है कि बिल्कुल ये जो है धमकी देना, अगर मुझे पैसा नहीं देगा तो तुमको मैं ईडी भेजूंगा, इनकम टैक्स भेज दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। तो वो बेचारा जिसके पास कमाई नहीं है उससे ज्यादा बॉन्ड खरीद रहा है। तो इससे ये है विकास, ये है विकास। हम लोग इस पे इस तरह आएंगे। की जो हालात में हम लोग महिलाओं के बारे में इस तरह की बात बोलना, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, मोदी जी भी लगाना पड़ेगा शायद, क्योंकि जी लगाए नहीं लगाए तो शायद वो बुरा मानेंगे या कोई और बुरा मानेंगे। मोदी जी गलत कर रहे हैं कि आपका ये ड्रामा अब नहीं चलने वाला है, नहीं चलना चाहिए। ये हम सिर्फ एक मुस्लिम सेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ दलित के लिए नहीं, सिर्फ महिलाओं के नहीं, यहाँ के लोकतंत्र का खतरे में है। डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। अगर इस वक्त 2024 में अगर हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम महिलाएं पूरे इकट्ठा नहीं आएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन,
कि हमारा 50% ऑफ पॉपुलेशन हम लोग अगर है, हम अगर चाहें तो ये इन लोगों को उस कुर्सी पे से उतार सकते हैं, हमको उतारना चाहिए। हम अपना महिलाओं की रक्षा करना हम खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप आड़े नहीं आते, उनको चयन नहीं देते, तो हमारे ऊपर हाथ डालना किसी का मजाल नहीं है किसी का, हम अपना रक्षा कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जी, जो मैं वक्त आता लिए हूँ है। आपके पास। आप रुकिए, मैं आपके पास फिर आऊँगा। उल्का महाजन साहबा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो ये किया कि राहुल गांधी को जो है वो महिलाओं का दुश्मन और ये बना के पेश किया और खुद को महिलाओं का संरक्षक बना के पेश किया। लेकिन जैसा कि अभी खानदा परवीन साहबा कह रही थी कि मणिपुर में जब महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, तो वहाँ पर तो उनके आँसू पोंछने के लिए राहुल गांधी गए और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। अमित शाह एक बार गए और ये कहा कि मैं फिर 15 दिन के बाद आऊँगा, तो वो 15 दिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो ये रियलिटी है और दूसरी तरफ ये जो है वो मीडिया का शोर-शराबा है। तो क्या आप समझती हैं कि मीडिया के शोर-शराबे की वजह से महिलाएँ प्रधानमंत्री मोदी को अपना संरक्षक समझ लेंगी और राहुल गांधी को महिलाओं का दुश्मन समझ लिया जाएगा? उल्का बिल्कुल जी। नहीं कि ये मानना और उनकी जो ये मैनिपुलेशंस चल रही है, तोड़-मरोड़ कर जो कहा जा रहा है, उसको महिलाएँ वैसे ही देखकर उसी को मान लेंगी, ये मानना यानी महिलाओं की बुद्धि पर शक करना है। महिलाएँ बुद्धिमान हैं, अपनी-अपनी सोच से, अपने-अपने अनुभव से वो समझ सकती है और कौन-सी घटना का क्या अर्थ लगाना चाहिए, ये उनको भली-भाँति समझता है। तो उनको इस कदर समझना कि इनके पास कोई अकल नहीं है और सिर्फ मोदी जी और उस तरह के पुरुष पितृसत्ता को मानने वाले, वो ही हमारे दिमाग में अकल भरेंगे, तो वो भ्रम में है। और ये बिल्कुल कोई भी महिला, चाहे वो खेत खेत में काम करने वाली महिला हो, शहरों में काम करने वाली हो या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाली हो, सबकी अपनी-अपनी अनुभव है, सोच-समझ है और वो अपनी सोच से इसको देख रही। तो वो इस भ्रम में है कि वो कुछ भी कह देंगे और महिलाएँ और यहाँ के नागरिक मान लेंगे। एक तो बात ये है कि मणिपुर में जो हुआ वो इस कदर अपमानजनक और महिलाओं की पूरी ताकत को, महिलाओं के स्थान को, महिलाओं की गरिमा को कुचलने वाली बात थी। और उस बात के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ ना कहना, ये बहुत सारी महिलाओं ने एकदम अच्छी तरह से समझ लिया। मैं पिछले महीने में मैं तमिलनाडु में और केरला में थी और वहाँ पर हम एकदम छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में घूम रहे थे और मछुआरे गाँव थे वहाँ। और वहाँ पे महिलाओं के साथ बातचीत चल रही थी और हमने उनको सीधा सवाल पूछा कि आज देश में जो चल रहा है, राजनीति है, अपने प्रधानमंत्री है, भाजपा है, क्या लगता है आपको? एकदम एक साथ बहुत सारी महिलाओं ने हाथ उठाया और कहा कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ अत्याचार करने वालों के बारे में अगर अपने प्रधानमंत्री एक लफ्ज भी ना कहते हो तो ये क्या काम के हैं। हम बिल्कुल नाराज है इस तरह की बात से। तो ये छोटे जिसको कहते पाड़ा है, कस्बा है, वहां से जो महिलाएं हैं उनकी वो राय है। तो वो बिल्कुल इस बात को समझ रही है। मैं आदिवासी इलाके में काम करती हूँ। यहाँ पर आदिवासी महिलाएं जिस तरीके से पिछले ही हफ्ते 10 मार्च को जो सावित्रीबाई का स्मृति दिन था, उस दिन को सावित्रीबाई को अभिवादन करने के लिए हमने एक सभा पालघर में थी, उसमें मैं गई थी और वहाँ ज्यादातर आदिवासी महिलाएं और मछुआरे महिलाएं थी। और वहां पर हमने ये पूछा कि राशन पर क्या साड़ियां मिल रही है सबको? उन्होंने कहा बिल्कुल मिल रही है। तो बोला कि मैंने एक उनके सामने प्रस्ताव रखा कि जिस देश में अपनी सरकार मणिपुर में हो या देश के कोने-कोने में हो, महिलाओं के अत्याचार पर बात नहीं करना चाहती, वहां पर जो गुनहगार है उन पर एफआईआर तक दर्ज करना नहीं चाहती और अपनी बहनों को उस तरह विवस्त्र करके घुमाया जाता है, उस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। क्या ऐसे सरकार से आप साड़ी लेना चाहेंगे? आप शायद आप विश्वास करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी इस पर विश्वास रखना होगा कि 100% महिलाओं ने हाथ ऊपर उठाए और क्या कहा कि हम नहीं चाहते ऐसे सरकार से साड़ी,
क्योंकि जो हमारी बहनों की लाज नहीं बचा सके, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा, उनकी सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, उन सरकार से हम साड़ी नहीं लेंगे। तो वहां पे एक ऐलान हुआ, एक रिजॉल्व हुआ कि हम सारी मिलके वो तहसील ऑफिस में जाएंगे, उन साड़ियों को लौटाने। तो ये पालघर में डिसीजन हुआ, ये रायगढ़ में हुआ। और आदिवासी महिलाएं जो गरीब परिवार से आती है, मेहनत कश है, लेकिन इस तरह का निर्धार वो कर रही है, उसी से आप समझिए कि औरतों के मन में क्या है। और एक मुद्दा है कि आज अपनी राष्ट्रपति देश की एक महिला है और आदिवासी महिला है। गर्व है हमको इस बात पर कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, लेकिन उनको मिलने कौन जाए और कौन नहीं जाए, इस पर कौन नजर रख रहा है। उनको जो नई सांसद सेंट्रल विस्टा बना है, उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। क्यों? वो महिलाएं हैं इसलिए, वो विधवा है इसलिए। आप साधु महंतों को वहां बुलाते हो, लेकिन देश की राष्ट्रपति को वहां निमंत्रण नहीं है। ये बात मोदी जो भी भ्रम में हो वो उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता और देश की महिलाएं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये ध्यान में रखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनका जो मातृ संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हमेशा से मनुस्मृति को मानते आया है। वो संविधान को नकारते हैं और मनुस्मृति इस देश की मिट्टी की है ये मानते हैं। जिस मनुस्मृति को 1927 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने चलाया था, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में जहां से मैं आती हूँ, कल मैं उसी क्षेत्र में थी, महाड़ में, जहां पे उन्होंने मनुस्मृति को चलाया था। तो मनुस्मृति ये कहती है कि महिलाओं को कोई बराबरी का स्थान नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, शूद्र और अति शूद्र जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। ऐसी विषमता लाने वाली मनुस्मृति को बाबा साहब ने लाया था, उसी को वो फिर से पुनरुज्जीवित करना चाहते, उजागर करना चाहते। और ये बात भली भांति महिलाएं समझ रही है, अलग अलग जाति समाज के लोग, भारतीय नागरिक इसको समझ रहे हैं। तो ये उनको रहने दीजिए भ्रम में उनके। और ये तोड़ मरोड़ के जब एक शब्द को, यानी शक्ति शब्द को एकदम देवता का स्थान देकर वो आगे लाना चाहते हैं और ये चेहरा बनाना चाहते हैं कि वो सारी माताओं का और महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मातृ वंदना योजना जो है, उन्होंने एकदम अपनी फोटो लगाकर जगह जगह पर उसकी एडवर्टाइज की है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। लेकिन ये जो योजना है वो असल में योजना नहीं है। यूपीए 2 सरकार में बना हुआ फूड सिक्योरिटी कानून का वो लीगल एंटाइटलमेंट है, जिसको उन्होंने योजना के रूप में पेश करके उसमें 6,000 रुपए मिलना चाहिए था, वो पैसा कम करके 5,000 रुपए पर लाया और उसी योजना की एडवर्टाइज करते हुए खुद की फोटो वहां पर लगाकर मातृवंदना योजना के रूप में पेश कर। तो ऐसे तोड़ना मरोड़ना और मैनिपुलेट करना, ये तो उनकी चाल का हमेशा से हिस्सा रहा है, उसको समझना चाहिए। तो डर फैलाना और भ्रम फैलाना, ये दोनों उनकी पूरी जो उनकी सत्ता के औजार है, उसमें से भूख, भय, भ्रम और भेद, ये 4 मुख्य औजार है जिसको वो लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन वो इस भ्रम में ना रहे कि जनता नादान है, जनता बेअकल है और महिलाएं बेअकल है। वो जो भी जुमलेबाजी करेंगे, जो नौटंकी करेंगे, वो सारी महिलाएं वैसे ही मान लेगी। ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ सावित्री बाई की और फातिमा बी की बेटियां मौजूद हैं, उन्हीं की विरासत लेकर चलने वाली महिलाएं इस देश की मिट्टी में है और वो बुलंद आवाज अपना उठाते रहेंगी और ये सारी साजिश और जुमलेबाजी को उसका पोल खोल करते हुए ले जाएंगे। ये जरूर। स्मृति जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। स्मृति जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपसे प्रश्न ये है कि ये जो संघ का जिक्र कर रही थी उल्का महाजन साहबा, कि इनके यहाँ ऐसा लगता है कि एक प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं के साथ अपशब्द के उपयोग का, और प्रधानमंत्री खुद जो है वो सुनंदा पुष्कर जो शशि थरूर की पत्नी है उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह चुके हैं। और दीदी हम लोग जो सुनते रहे हैं, महुआ मित्रा जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली सांसद थी, उनको एक साजिश के तहत निकाल दिया गया। अभी तो लोकपाल उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया है। और श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में जो इन्होंने कहा, जर्सी गाय, कभी कांग्रेस की विधवा, और
इस तरह की जो ये शब्द ये लोग अपने जो विरोधियों के लिए उपयोग करते हैं, इसका क्या कारण जी आपको समझ में आता है? जी देखिए, ये इनका इनका खुद का जागृति जीवन जी, देखेंगे आपसे ना एक तो सवाल है। उसमें ही इनकी हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो इनकी कुंठा जो है ना वो दिखाई देती है। ये अपने पर्सनल लाइफ में आप जब देखेंगे तो इनकी कुंठा नजर आती है। जहाँ इनको ये जो एक मानसिकता होती है कि धार्मिक कहानियों में और जहाँ भी आप देखेंगे औरत नरक का द्वार नजर आती है। तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने अपनी पत्नी को ना सिर्फ छोड़ा है बल्कि उसको इतने कैद में रखा है कि उसकी बेचारी की जो सम्मान और गरिमा एक प्रधानमंत्री की वाइफ की होनी चाहिए उससे भी उसको वंचित उसके परिवार को कर रखा है। तो वो पूरी सिक्योरिटी उनके ऊपर निगाह 24 घंटा रखी जाती है कि वो कहीं किसी से मिले ना, बात ना करें, इस किस्म की चीजें हैं, हम लोग जानते हैं जब करीब से। तो एक तो ये इनकी पूरा का पूरा जमात जो है जिसमें ये सरस्वती शिशु मंदिर में जहाँ जाते हैं ना वहां से ही शुरू हो जाती है ट्रेनिंग भैया बहनी बोल करके और आरएसएस को पूरी तरह जिसमें एक बैरिकेटिंग की जाती है महिलाओं की अलग और पुरुष से अलग। तो ये जो बैरिकेटिंग वाला सोसाइटी बनाते हैं उसमें महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट दरअसल होता नहीं है क्योंकि उनको महिला खतरा जैसी नजर आती है। तो ये मानसिकता है और दूसरी तरफ महिला प्रॉपर्टी नजर आती है। उसी मानसिकता के तहत ये लोग सोचते हैं ये पूरी पैट्रियार्कल मानसिकता है। इसीलिए ये 56 इंची छाती वाला जो मैस्कुलिन जेंडर जो अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने की कोशिश है और जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाना और फिर इतना ज्यादा पैसे का फ्लो करना तो पॉलिटिक्स से महिलाओं को बाहर करने की ये सारी की सारी रणनीति होती है। और वो जो कुंठा है वो जो सांस्कृतिक रूप से जो एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं मैं उसको राष्ट्रवाद नहीं मानती, जो उनका कट्टरता वाली जो मानसिकता है वो महिला के विरोध में हमेशा खड़ी होती है। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जहां जहां धर्म के नाम पे कट्टरता बढ़ती है, संकीर्णता बढ़ती है, वहां उसका शिकार सबसे पहले महिलाओं को बनाया जाता है। और इनकी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी ही है। आप तालिबानियों की तरह ही सोच लीजिए, वो तालिबानी क्या करते हैं, गोली मार देते हैं बैठाकर महिलाओं को लाइन से, बेचारी बुर्का ओढ़ी हुई महिलाओं को। तो ये उसी तरह की मानसिकता है। धीरे धीरे मैं तो कहती हूँ साफ साफ हिंदुस्तान का तालिबानीकरण हो रहा है। इस्लाम में जो उदारवादी प्रवृत्ति है आप देखेंगे जहाँ पे इतनी पढ़ी लिखी महिला होती है और जितना राइट होता है उसके ठीक उलट जो है वो बहुत सारे देशों में उस तरह से कट्टरपंथी ताकतें करती हैं। और सेम वही चीज अब धीरे धीरे यहाँ हिंदुस्तान में हो रही है। तो हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानते और इसलिए ये मैं कहती हूँ कि इनके अंदर की सोच उसी तरह कुंठित और नैरेटिव है। आप महिला रिजर्वेशन के मामले को देख लीजिए, इतने सालों तक लटकाए रखा, 10 साल से आप सरकार में है और जब लेके आए तो ऐसे लेके आए कि अभी और लग जाएगा और उसको दिखाना यह है कि हमने लागू कर दिया। आप पेंशन के मामले देख लीजिए, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर देख लीजिए, असंगठित क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का इनका हमला हुआ, कोरोना काल में जिस तरह से महिलाएं शिकार हुई, जो बंदी की गई पूरी तरह से, उसका सबसे ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी कोरोना काल में और उसका शिकार महिलाएं हुई। किसी को भी मुआवजा मिला क्या? कोरोना में पीएम केयर फंड इतना बड़ा बन गया, उसके नाम पे इतना बेतहाशा पैसा है, लेकिन जो डॉक्टर महिलाएं, नर्स महिलाएं जो सेवा करते करते बीमार पड़ी या डेथ भी हो गई, उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो आप कब कह सकते हैं आपको किस उदाहरण से हम आपको महिला हितैषी माने? क्या आपने किया है महिलाओं के हित में? महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है, वो फिर से गैस की जगह चूल्हे पे शिफ्ट हो रही है, बेचारी नहीं जला पाती हैं गैस। वो है आप चुनाव के टाइम पे आप 50 रुपया घटाते हैं, 100 रुपया घटाते हैं, कौन नहीं समझ रहा है इस बदमाशी को? आपकी खूब समझ में आता है। उसी तरह से आप जितनी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की जितनी स्कीम्स थी, आप मनरेगा की मजदूर औरतों के साथ में अभी 2 दिन पहले थी सम्मेलन में, 300-400 महिलाएं जुटी थी वहां पे और वो बता रही हैं कि हम लोगों से काम एक तो देते नहीं और जब काम देते हैं तो उसके बाद वो 6-6 महीने तक उनको पैसे नहीं मिलते हैं। उनकी मजदूरी सालों से नहीं बढ़ी है, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए भी नहीं बढ़ी है। तो आप कौन सी महिला के हित में? किसान महिलाओं को देखिए, वो धरने पे बैठी हुई है, किसान औरतें तमाम सिंधु बॉर्डर से लेकर के हर जगह। वो क्या आप किसान महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं? क्या उनकी मांगों पे बात कर रहे हैं? क्या एमएसपी का मामला केवल पुरुष किसानों का है
औरतें ज्यादा किसानी करती हैं, खेती का 80% काम, 60% काम औरतें करती हैं। आपने क्या किया? महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देने के लिए उसके लिए किसी तरह का कुछ किया? आज हालत ये है, बुलडोजर की सरकार चल रही है। जितना बुलडोजर आप चला रहे हैं वो घर किसका है? वो औरत का घर है। रोती हुई कौन दिखाई दे रही है? फैजाबाद से लेकर के और हरियाणा के बॉर्डर तक, नूह और मेवात से लेके और बनारस में मैं खुद उसकी शिकार हुई हूँ। घर किसका टूटा? सबसे ज्यादा आंसू किसके आंख में आते हैं? क्योंकि औरत घर बनाती है, घर का ही, और घर का एक तरह से उसका ही दायरा जो होता है, वो मालिकी जो होती है वो घर होती है, और आप उसको बुलडोज कर देते हैं, उसको कोई मुआवजा नहीं देते हैं, उसकी कहीं नामो निशान नहीं रहने देते हैं। ये सारी है, वो किसान महिला हो, वो मजदूर महिला हो, महिला केवल घरेलू महिला नहीं होती है, तमाम महिलाएं जो मेहनत कश महिलाएं हैं उनकी भी सुरक्षा आप नहीं कर रहे हैं। उनको भी, उनके जो हित हैं, उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको जो वेतन मिलना चाहिए, नौकरियां आप लगातार घटा रहे हैं। लड़कियां पढ़ लिख नहीं रही है, 90% लड़कियां आप पढ़ी लिखी हैं और वो रोजगार चाहती हैं। जितनी गांव से की एकदम अंदर की महिला लड़की से मैं अभी ट्रेनिंग में गई थी, 50-60 वहां पे लड़कियां थी, मैंने सबसे पूछा बेटा क्या करना चाहती हो, और सब बोलती हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, नौकरी चाकरी करना चाहते हैं। कोई लड़की नहीं बोलती है कि खाली शादी करके घर चलाना चाहते हैं। तो आज की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की के पास क्या सपना है? मेरी खुद की बेटी है, वो परेशान है, पता नहीं रोजगार मिलेगा कि नहीं, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो इसका भी शिकार लड़कियां भी हो रही है। जितने लड़के बेरोजगार है वैसे लड़कियां भी बेरोजगार है, पढ़ी लिखी, वो भी परेशान हो रही है, चिंतित हो रही है। 10 साल आपने बर्बादी का काल चलाया है, और उस 10 साल में जितना नुकसान पुरुषों ने झेला है, दबाव झेला है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही महिलाओं ने झेला है। आदिवासी महिलाओं की बात कर रही हूँ। आदिवासी महिलाओं को जिस तरह से झेलना पड़ रहा है, जंगल के जंगल काट रहे हैं, जमीन का अधिग्रहण जिस तरह से किया जा रहा है, पूरा किसानों की और मजदूर, मतलब छोटे किसानों से लेकर के हर जगह 400 एकड़ जमीन अपने मित्रों को देने के लिए एयरपोर्ट के नाम पे यूपी में 7-7, 8-8 जगहों पर जमीन ली जा रही है। बनारस में विकास की योजनाओं के नाम पे दुनिया भर की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। क्या महिला उससे परेशान नहीं हो रही है? वो तो ज्यादा परेशान होगी, ज्यादा उसके लिए तकलीफ, क्योंकि उसकी जो छोटी सी कुटिया थी, जो उसकी छोटी सी जमीन थी जिसमें वो थोड़ी सी खेती करती थी, वो भी उसके हाथ से छिन जाएगा, और फिर उसको पता नहीं जाके सड़क किनारे कहाँ झोपड़ा लगा के रहना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी, इनकी डेवलपमेंटल पॉलिसी भी चल रही है, जिसको ये विकास कहते हैं, उसमें खाली हाईवेज आते हैं। वो हाईवेज जिसपे हर 200 मीटर पे आप एक टोल प्लाजा लगा के अपने मित्रों की कमाई करवा रहे हैं। तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं इनकी, चाहे वो कोरोना के टाइम पे आप देख लीजिए, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, चाहे मनरेगा में देख लीजिए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन के मामले में, विधवा पेंशन के मामले में देख लीजिए, या महिला रिजर्वेशन के मामले में देख लीजिए, बुलडोजर की नीति में देखिए, दलित और आदिवासी समाज के विस्थापन के मामले में देखिए, हर मामले में औरतें पीड़ित हुई हैं। पिछले 10 सालों में किसी भी तरह की राहत महिला को मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये जो शक्ति करके बेवकूफ बनाने का काम अब 10 साल बाद कर रहे हैं, तब जब इनका रिपोर्ट कार्ड जो है बुरी तरह से सबके सामने घूम रहा है और हर किसी को समझ आ रहा है। मैं तो 2000-2500 महिलाओं से पिछले 10 दिनों में मिली हूँ, और सबने यही कहा कि हम लोग 5 किलो राशन से खुश नहीं है, और हम साड़ी वाड़ी और शराब वराब के नाम पे वोट नहीं देने जा रहे हैं। पता नहीं दीदी, गांव की महिला पूछ रही है, पता नहीं दीदी ये कैसे जीत जा रहे हैं? ईवीएम से जीत रहे हैं, हमको तो यही लग रहा है। आप लोग ईवीएम पे बात क्यों नहीं करते हैं? गांव की औरत बोल रही, मैं खुद चकित थी ये सुन करके, क्योंकि लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी से और इनकी जीत से उठ चुका है। लोग नहीं मान रहे हैं कि ये जनता के वोट से जीत रहे हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड है इसका कि 11-11 स्टेट में तो ये केवल खरीद फरोख्त करके या तिकड़मबाजी करके, कानून का दुरुपयोग करके, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार चला रहे हैं। इनकी जीत का जो बड़ा वितंडा खड़ा किया जाता है, दरअसल इनकी जीत नहीं है। चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आप उठा करके गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, हर जगह आप देख लेंगे 11 स्टेट, महाराष्ट्र से लेकर के और राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके हर जगह आप देखेंगे मैनिपुलेशन से हो। बिहार ताजा उदाहरण है, हिमाचल ताजा उदाहरण है, चंडीगढ़ ताजा उदाहरण है, जहां इन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बनाया है। तो ये क्या समझते हैं कि महिलाएं जो है सुरक्षा के नाम पे एक ऐसा चौकीदार चाहती हैं जो पूरी तरह देश को बर्बाद कर दे, जो लूट ले देश को? महिलाएं नागरिक हैं और उनकी नागरिकता है, उनके दिमाग में नागरिकता की समझ है, इसलिए वो ज्यादा वोट करती हैं।
तो ये कहना कि वो 5 किलो राशन पे सबसे ज्यादा वोट कर देंगी और उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, ये महिलाओं का अपमान है, मैं मानती हूँ। ये नहीं सोचा जाना चाहिए, महिलाओं के पास कोई अक्ल की कमी नहीं है। आप मौका दीजिए, देखिए हम विधानसभा और लोकसभा आपसे ज्यादा बेहतर चला के दिखा देंगे और देश भी चला के दिखा देंगे। थैंक यू। तो आखिरी प्रश्न मेरा मोहतरमा खामदा परवीन साहबा से है कि हमारी सरकार, ये जो मोदी सरकार है, हमारी यानी सारे देश की सरकार है, उसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो इसने 2019 से पहले ये कहा था कि भाई वो मुस्लिम महिलाओं का जो है वो बड़ा वो होता है, उत्पीड़न होता है और उनका जो है वो बड़ा शोषण होता है, 3 तलाक दे दी जाती है और फिर वो बेचारी कहीं नहीं रहती, तो हम इसको पाबंदी लगा देंगे। और उन्होंने कानून बना दिया ताकि जो है वो उसके अधिकार उसको मिलते रहें। लेकिन खुद इन्होंने अपनी पत्नी को तो तलाक भी नहीं दिया। अब अगर किसी को 3 तलाक मिल जाती है एक बार में या 3 बार में, तो कम से कम वो दोबारा अपना घर बसाने का अधिकार उसको मिल जाता है। वो किसी और के साथ किसी जो है वो शादी करके, विवाह करके रह सकती है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने जसोदाबेन को रखा, और ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहती, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे पूछा गया जसोदाबेन से कि क्या आप जाएँगी उनके साथ? बोले अगर वो बुलाएँगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और अब ये हालत है कि एक आम नागरिक पासपोर्ट लेने के लिए जाता है, तो उसको पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जसोदाबेन का पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसा कि जागृति जी बता रही थी कि उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। तो एक तरफ जो है वो मुस्लिम महिलाओं से इतना ज़्यादा सहानुभूति करना और खुद अपनी पत्नी के साथ इतना कठोर व्यवहार करना, इसको आप कैसे देखती हैं? जी, बहुत बेहतरीन मुद्दे पे मुझे बात करने के लिए मेरा दिल मचल रहा है कि पूरे तरीके से 1 घंटा बोलूँ मैं आपके इस मामले में। जी, लेकिन आपके देखिए पास 2-5 मेरे मिनट लेकिन मेरे सवाल से पहले आपने मेरी बहन से पूछा था कि महू मंत्रा के सिलसिले में अपने दूसरे खवातीन के सिलसिले में जो सोनिया गांधी के सिलसिले में जो बात की है, दीदी के सिलसिले वो दीदी वाकई जो है ये उनके पॉलिटिकल राइवलरी है। ये लोग पॉलिटिकल राइवलरी मानते हैं। इन महिलाओं को अगर पीछे करना हो तो पूरा इक्वेशन सबको मालूम है कि उनके कैरेक्टर एसोसिएशन कर दो, उनके ऊपर कोई तहमत लगा दो, उनको मजाक उड़ा दो, उनकी इंसल्ट कर दो, पीछे हो जाएंगे। ये समझकर दीदी वो दीदी का नारा लगाया उस वक्त में, लेकिन ममता बनर्जी झटक के निकल गया, निकाल दिया। वो जो बोला कि तुम क्या है तुम्हारा नारा, क्या हटा दिए। अब रही उसके बाद में सोनिया गांधी के बारे में इतने घटिया बात, मतलब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का किसी महिला के बारे में कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते होंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहे वो गाय के नाम से हो या कांग्रेस की बेवा नाम से हो। इस तरह की जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है ये प्रधानमंत्री के मुंह से, इस पे सजा होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। इसलिए इनके जो ट्रोल्स होते हैं ना, इनके जो अंधभक्त होते हैं, इन लोगों की हिम्मत होती है कि किसी भी खातून को परेशान करे, वो रेप करे या मर्डर करे, कोई करने के लिए प्रधानमंत्री से इंस्पायर होते हैं वो लोग, इंस्टिगेट वहां से मिलता है। लिहाजा इनका अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। एक बात। अब मेरे सवाल जो किए थे आपने कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत चिंतित थे बेचारे, आंसू उनको तो कभी कभी आंसू आ ही जाते बोलते बोलते। मुस्लिम महिलाओं के बारे में इतना आंसू आ गए कि इनके घरों के मर्द लोग इनको तलाक देते हैं। ऐसा लगता है कि एक घर में 3-4 खवातीन तलाक याफ्ता है। कि कभी इन्होंने किसी मुस्लिम महिला के घर में जाके देखे, किसी मुस्लिम घर में जाके देखे? अच्छा, जिस सेक्शन के लिए कानून बना था, इनका तो कमाल ही है ये लोगों के भाजपा का कि ये लोग कानून बनाते हैं किसके लिए, उनसे पूछते ही नहीं। मुस्लिम महिला इससे पीड़ित है, कितना पीड़ित है मालूम करे बगैर मुस्लिम महिलाओं को रिहा करने के लिए, उनके मुसीबतों से दूर करने के लिए कानून लेके आए ट्रिपल तलाक के बारे में। क्या मुस्लिम महिलाओं के बारे में पूछे, उनसे पूछे, हम जैसे लोगों से पूछे क्या? वो टट्टू लोगों के 4 लोगों को जब आप पालतू लोग रखे हैं, उन पालतू लोगों से आप पूछ लेते हैं, उनके कुछ आंकड़े आए जाते हैं। पूरे महिला, पूरे मुस्लिम समाज के लिए आपने कानून बना दिया। ये लपेट के मारने वाली बात है, इसको वापस लेने की जरूरत है। मेरे बस चलता तो मैं इसके ऊपर पिटिशन डालती और वापस कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने अभी उस तरह के मामले में आगे नहीं बढ़ी, वरना तो मेरा दिल बहुत
चल रहा है, इसलिए कि आपने ट्रिपल तलाक का उस, ठीक है वो जिस तरह देना है उस तरह नहीं दे रहे, वो कम्युनिटी इश्यू है, कम्युनिटी के अंदर इस्लाह आना चाहिए, लेकिन आप जिस तरह के रोक लगा दिए कि जैसा कि ट्रिपल तलाक कोई दे दिया तो उसको जेल में डालेंगे, और जेल में बैठ के वो अपने बीवी बच्चों को पेट पाल पोसे करेगा, तो वहां पर कौन सा बिजनेस करेगा, अंदर जाके कौन सा खेती बाड़ी करेगा जेल के अंदर, जब बीवी बच्चों के लिए कमा सकता है, बीवी बच्चों को पाल सकता है बाहर रहने वालों के लिए। और उसके बाद जब 3 साल सजा काटने के बाद बाहर आ गया तो बीवी को गले लगाएगा वो, क्योंकि रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, तो गले लगाएगा। वो 3 साल तक जेल में बैठने वाला वो तो 3 टाइम खाना खाएगा जो भी मिला है, लेकिन बाहर रहने वाली बीवी बच्चे 2-3-4 बच्चों के साथ बीवी बाहर रहती, किसके हवाले रहना चाहिए वो? क्या गवर्नमेंट पालती है उसको? कि उस महिला जिस महिला के बारे में तुम सोच के कानून बनाए, वो महिला को रोड पे लेके आ गए, और आप चाहते यही थे कि मुस्लिम महिलाओं के जो घर जो है अटूट रहता है, ये लोग ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मजबूत किला होता है, इनको घर से बाहर निकाला जाए, बाहर सड़क पर आए दिया, सड़क पर आने की कोशिश की, आपने काम किया, वरना तो सारे तलाक के केसेस पूरा खुला में खत्म हो गया, कोई चीज नहीं रुका। अगर एक छत के नीचे मियाँ और बीवी एक साथ रहना नहीं चाहते तो कोई कानून उनको रोक नहीं सकता। अगर वो तलाक के शक्ल में नहीं जा रहा तो खुला की शक्ल में हो गया, सेपरेशन तो हो रहा है, पहले जैसा हो रहा था अभी भी हो रहा है। आप समझ, तलाक नहीं हो रहा, तलाक नहीं तो खुला का भी एक रास्ता है हमारे पास। और खुला की वजह से क्या हो गया, जो औरत को तलाक के अवसर में जो पैसे मिलते थे शौहर के तरफ से, जो दे दिला के छोड़ो की बात होती है, वो कुछ मुआवजा मिल जाता था, वो नहीं मिल रहा है उसको। आपने तो उस पर जुल्म पे जुल्म कर दिया, आपके कानून तो उनके ऊपर और जुल्म कर दिया कि मैं काउंसलिंग सेंटर चलाती, एक दफा मेरे पास आके आंकड़े देख लो आप लोग आके, कोई उसके बाद से कोई ट्रिपल तलाक नहीं हुआ, सारे के सारे केसेस खुला में खत्म हो गए। कि ये है महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के बारे में आप आंसू बहाने वाली बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो, महिला तो महिला होती। अब बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, जब राम जन्मभूमि राम मंदिर में जो प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस वक्त में दिया जलाए थे, इतने हजारों के लाखों के दिया जलाए थे, वो बुझने के बाद वहां बच्चियां जाके उसमें से तेल निकाले थे अपने खाने पीने के लिए। उस बच्चियों के, वो बच्चियां थे, लड़कियां थी, वो लड़कियां अपने घर के लिए बचा हुआ तेल इकट्ठा कर रहे थे, उनको डंडे से, पुलिस के डंडे मारे थे, वो लड़कियां नजर नहीं आई, क्योंकि आपके पास कोई बेटी नहीं है, आप कभी बाप नहीं बने हैं, आपको दर्द नहीं मालूम है। तो ये है या आज का जो आप मगर भाषण जो देते हैं, ये पॉलिटिकल भाषण है, हम सबको समझ में आ गया। अब कोई आने वाला, और जितने लोगों को लाके बिठाते हैं, लारियों में लाके आके जो तालियां बजाते हैं, वो सब आपके पैसे लेकर आके बैठने वाले लोग हैं, कोई दिल से नहीं आता। जैसा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आपको जबरदस्ती दिए कोई लोग, उसी तरह जबरदस्ती आके बैठे हैं, वरना नहीं आते हैं, क्योंकि हर औरत का दर्द। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया सिचुएशन को। आखिरी सवाल मैं उल्का महाजन साहबा से ये करना चाहता हूँ कि ये तो इत्तेफाक की बात है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के ऊपर ये वक्तव्य दिया और उसके बाद ये चर्चा का विषय बना, वरना हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, ईवीएम की बात होती है और बॉन्ड की बात होती है और अनेक प्रश्नों पर जो है लोग घंटों भाषण देते हैं, लेकिन महिलाओं की जो परिस्थिति है, महिलाओं पे जो अत्याचार है, महिलाओं के अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है, इस पर बहुत कम बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल में, और इस डिस्कोर्स को ज्यादा प्रबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो ये बात उल्का है जी, कि जिस देश में हम हैं, वहां पर पितृसत्ता हावी है, और दुनिया के काफी सारे देशों में यही हालात। तो जो सत्ता के क्षेत्र है, जो जहां जहां पावर है, और पॉलिटिक्स और राजनीति उसमें से एक अहम क्षेत्र है, वहां पर सारी जो अलग अलग सत्ताएं समाज में होती है, उसका पूरा एक केंद्रीकरण राजनीति में होता है। और यहाँ भारत देश में पितृसत्ता हावी है, तो जाहिर है कि पितृसत्ता के आधार पर ही यहाँ की राजनीति की सत्ता भी
उसी के आधार पर बने। तो जो भी नैरेटिव बनता है, जो डिस्कोर्स बनता है, वो उसमें सत्ताधारी जो है, जिनके पास पावर है, वो ही उसको प्रभावित करते हैं। तो जो डिस्कोर्स बनेगा वो अगर इन सत्ताधारियों के हाथ में है, तो जाहिर है कि वो पितृसत्ता को जो मंजूर है उसी तरह के डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं हमेशा उससे जूझते आई है, लड़ते आई है, दुनिया भर में चुनौती महिलाएं अपनी अपनी जगह से दे रही है इस बात को, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई की बात है। और आज महिलाओं की जो भी अलग अलग संगठन और नारीवादी आंदोलन है, वो इस बात को उठा रहे हैं कि हमारी नजर से हम देखना हो। तो पूरी दुनिया को एक फेमिनिस्ट नजरिया देने का काम नारी आंदोलन ने किया है, आज भी कर रही है। और उस नजरिए से अगर देखेंगे तो वो नजरिया यहाँ के पर्यावरण के बारे में कुछ कहता है, राजनीति के बारे में कहता है, फैमिली के बारे में कहता है, समाज के बारे में कहता है। तो उसके जो अलग अलग पहलू है उसको हमेशा नकारा जाता है, क्योंकि सत्ता में पुरुष हावी। तो आज भी प्रधानमंत्री ने नारी मुक्ति, नारी वंदन, शक्ति वगैरह की बात वो करते हैं हमेशा, लेकिन महिलाओं को आरक्षण का जो कानून था वो उन्होंने 2029 में लागू करेंगे ये कह दिया। हालांकि 146 पार्लियामेंटेरियंस जब वहां से सस्पेंड किए जाते हैं, वहां उन्होंने कितने सारे जो भी लेजिस्लेटिव वहां पे बिल्स थे वो सारे मंजूर कर लिए। तो जिसके बारे में उनको जल्दी है और जिससे उनकी उनकी सत्ता और ज्यादा तगड़ी होती है, वो सारे कानून उन्होंने मंजूर कर लिए। फिर महिलाओं के आरक्षण की बात को उन्होंने इतनी दूर क्यों ढकेला? वो साफ है कि इनका पहले से पितृसत्ता हावी है, और भारतीय जनता पक्ष और संघ परिवार तो बिल्कुल उनकी जो पूरी उनका नजरिया, उनकी विजन, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो उस पुराने काल की, मनुस्मृति के काल की ही है। तो वो उसी नजरिए से महिलाओं को देखते हैं, और वो ये नहीं समझ रहे कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपनी बात आगे आकर कह रही है, अपना एक नजरिया दुनिया को देना चाहती है। और ये अगर दुनिया बचानी है, ये पूरा ग्लोब भी बचाना है, तो अपनी नीतियों में, वैश्विक नीतियों में फेमिनिस्ट नजरिया बचाने का, बढ़ाने का, संवर्धन करने का। और क्योंकि सारी महिलाएं निर्मिती क्षम है, वो एक सृजनशील है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, और वो जिस नजरिए से देखती है वो आने वाली पीढ़ियों के नजरिए से पूरी दुनिया को देखती है। और ये नजरिया अपने पूरे देश में, समाज में और विश्व में बिल्कुल तगड़े रूप से आना चाहिए, तभी ये विश्व दुनिया बचेगी। नहीं तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जिस कदर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो पूरा बुलडोजर विनाश नीति का है, और वो पुरुषी सत्ता, पितृसत्ता मैं कहूंगी पुरुष से ज्यादा, वो उस नजरिए पर हावी है। तो उससे जूझना होगा, लड़ना होगा, और ये लड़ाई हमको आगे लानी होगी। नहीं तो ऐसे ही होते रहेगा, पुरुषों की नजरों से ही महिलाओं को देखा जाएगा, पुरुषों की नजर से समाज और देश को देखा जाएगा, प्रकृति को देखा जाएगा। और इसको बदलने की कोशिश हम बहुत सारी महिलाएं, और सिर्फ हमारी महिलाएं नहीं है, उसमें बहुत पुरुष भी जुड़े हैं जो इस नजरियों को मानते हैं और उसको अपनाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। आप तीनों ने समय निकाला। जागृति बहन तो जा चुकी हैं, लेकिन सादा परवीन साहबा और श्रीमती उल्का महाजन साहबा, ये एक लंबी लड़ाई है और ये देर तक चलेगी, दूर तक चलेगी। आगे भी जब इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे तो हम आप लोगों को बुलाएंगे और इस मामले में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और आज हमारा समय काफी लंबा हो गया, आप लोगों ने बहुत समय निकाला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।